हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to the foundation course of class 10th in which we are doing topic wise multiple choice question. आज का जो लेक्चर होने वाला है यहाँ हम कुछ अलग ही करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगले पेज पे. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, we are going to discuss a model question paper based on multiple choice questions. समझे? जैसा कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं बच्चों, हर क्वेश्चन में आपको 4 चॉइसेस होंगी, जो भी करेक्ट चॉइस होगा उसे आपको मार्क करना होगा. एंड दिस एंटायर मॉडल क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. But before I proceed further, let me ask you this beautiful question. So, do let me know. सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन एमसीक्यू टाइप का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1. तो ये रहा जी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय दिस. यानी ये आपका nth टर्म हो गया, तो आपको बताना है इसका 12th टर्म क्या होगा. देखो आपको इन्होंने nth टर्म दिया हुआ है, नाउ दैट इज 3n-2. अब क्योंकि तुम्हें निकालना है 12th टर्म, तो तुम क्या करो, यहां पर n की जगह सिर्फ 12 डाल दो, है ना. चलिए तो काम शुरू करते हैं. n की जगह मैं 12 यहां पर पुट कर दूंगा. तो जैसे हम ये काम करेंगे, ये बनेगा a12, ये बनेगा 3 × 12 - 2. कैलकुलेशन कर लो, 3 × 12 यानी 36 हो जाएगा, -2 दैट मीन्स 34. अब 34 का मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 गया. अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ. तो ये रहा जी क्वेश्चन 2 आपके सामने, और क्वेश्चन 3 ये भी इसी पेज पे है. तो इन्होंने क्या बोला हुआ है देख लेते हैं बच्चों. क्वेश्चन 2 में आपसे कॉमन डिफरेंस से पूछा गया है फॉर दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि तुम्हारे सामने ही है, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है आपके लिए 13. ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है बच्चों, तो ये तो 8 है, और थर्ड टर्म क्या है, तो ये तो 3 है. ठीक है ना. अब क्योंकि तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो या तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, समझे, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कर सकते हो. तो दोनों ही कंडीशन में 8 - 13 करो या 3 - 8 करो, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर -5 आएगा. और -5 का मतलब ये हुआ ऑप्शन बी यहां पर सही हो गया. जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं. तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है, हमें यहां पर पूछा हुआ है कि विच टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने है, आपसे पूछा हुआ है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 0 होने वाला है. कौन सा टर्म मतलब n की वैल्यू बतानी है. तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी, लेट nth टर्म बी 0. ठीक है, जो भी आपका एपी है उसका nth टर्म ही 0 मैंने मान लिया. तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, a + n-1 × d that will be equal to 0. समझे बच्चों, ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज एक्चुअली nth टर्म का फॉर्मूला, जिसे आप लोग an भी कहते हैं. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अगर हम नजर डालें तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म तो -12 है. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो -9 -12 यानी ये 3 बन जाएगा. एक बार चेक कर लो, यहां पर देख लो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला है. ठीक है, अब इन वैल्यूज को जरा इस वाले फॉर्मूले में पुट करने वाला हूं. तो ये क्या बनेगा बच्चों, a मतलब -12 + n-1 × d. d का मतलब 3 हो गया. नाउ दैट इज इक्वल टू 0. यहां से 12 को उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा आपका n-1 × 3 इज इक्वल टू 12. दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो n-1 विल बी इक्वल टू 4. सो देयरफॉर n की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू 5 आ जाएगी. कहने का मतलब ये जो भी एपी आपको गिवन है ना, उसका 5वां टर्म, उसका 5th टर्म 0 होने वाला है. वैसे क्या यहां पर हम मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे, ये देखो यहां पर 3 ऐड करते जाओ, सभी में अगले टर्म मिलते जाएंगे. तो -6 + 3 करो, समझे क्या मिला,
तो -3 मिला, उसमें +3 करो, क्या मिला? तो 0 मिला। तो अभी 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 4th टर्म विल बी -3 एंड द 5th टर्म विल बी 0। तो मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं थी, बट मैंने पूरा प्रोसेस भी आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 3 तो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने है। तो क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो इसका हमें सम ऑफ एन टर्म्स पता करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पता करना है। तो क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है इन लोगों ने आपसे। तो चलिए जरा अपने ऑप्शन में देखते हैं 1 बाय 1 कौन से वाला ऑप्शन सही होने वाला है। तो पहले वाले ऑप्शन में यहां दिख रहा है आपको, ये माइनस आ गया और यहां पर भी पंगा हो गया, मतलब ये तो गया। ठीक है, अच्छा यहां पर दिख रहा है आपको ये वाला माइनस, यानी ये भी गया। ठीक है, अगेन यहां पर माइनस, यानी ये भी गया। अच्छा n/2 2a प्लस, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वैसे बच्चों Sn का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला? तो वो ये फॉर्मूला होता है कि Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझे? वैसे ये फॉर्मूला भी होता है और ये वाला फॉर्मूला तो होता ही है जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर हो गया? तो ऑप्शन सी सही हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या बोला हुआ है? इफ द 10th and 14th term of an AP are 25 and 37 respectively, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो भैया काम शुरू करो, यहां पर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला यानी a + n-1 × d, समझे? इस फॉर्मूले की हेल्प से जरा 10th टर्म और 14th टर्म लिखो। तो 10th टर्म मतलब n की जगह हमें यहां पर क्या डालना पड़ेगा? 10, और 14th टर्म यानी n की जगह हमें 14 डालना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना। चलिए साइड में अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसे n की जगह 10 डालोगे, ये बनेगा a + 10-1 यानी 9d, समझे? 14 डालोगे a + 14-1 यानी 13d, समझे? अब इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू 37 आपके क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो एक काम करो ना, इसे सेकंड इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एक काम करिए, यहां पर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो। जैसे ही आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, वैसे ही आपको दिखेगा कि a माइनस ए वो तो गया, 13d माइनस 9d यानी 4d हो जाएगा। यहां पर 37 माइनस 25 यानी ये बन जाएगा आपका 12। सो देयरफॉर d का मतलब हो जाएगा 3। अब 3 तो आपका आंसर हो गया, लेकिन यहां पर ऑप्शन बी एक बार चेक करो, ऑप्शन बी में आपको यही दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन भी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इसी पेज पे क्वेश्चन 7 भी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। तो यहां पर हमें दो डिफरेंट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हमें एंगल ए और एंगल क्यू की वैल्यू दे रखी है, एंगल सी निकालना है। भाई सुनना ध्यान से, मान लो ये आपका ट्राइंगल एबीसी है बच्चों। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, और यहां पर एक और ट्राइंगल है जो कि ट्राइंगल पीक्यूआर है, जो कि इसी के सिमिलर है। तो मान लेते हैं ये आपका ट्राइंगल पीक्यूआर कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, यहां पर पीक्यूआर। अब सुनना ध्यान से, एंगल ए ये क्या दे रखा है? तो 47 डिग्री, और एंगल क्यू ये क्या दे रखा है? तो 83 डिग्री। अब देखो मजे की बात यह है कि सिमिलर ट्राइंगल होने के कारण दोनों ही सिमिलर है, तो इस वजह से एंगल बी और एंगल क्यू बिल्कुल सेम होंगे। कहने का मतलब एंगल बी क्या हो जाएगा? ये भी आपका 83 डिग्री हो जाएगा। अब तुम्हें एंगल सी निकालना है। तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, समझे कि नहीं? इन ट्राइंगल एबीसी। तो यहां पर एंगल ए क्या है बच्चों? सो दैट इज 47 डिग्री। एंगल बी हमने अभी अभी ऑब्टेन किया 83 डिग्री प्लस एंगल सी, ये तो हमें निकालना है। तो यहां पर एक काम करो, 180 डिग्री में से इन दोनों को ऐड करके ना जो भी वैल्यू मिलेगी उसे 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दो। बस यहां से आपका एंगल सी तैयार बैठा होगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? तो ये मिलेगा आपका 0 और यहां पर 13, दैट मीन्स 130 डिग्री मिलेगा जब 47 डिग्री और 83 डिग्री को ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना होगा?
180 डिग्री में से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? सो दिस इज कमिंग एज 50 डिग्री। अब 50 डिग्री का मतलब कौन से वाला ऑप्शन? तो पहला ही ऑप्शन चेक कर सकते हो आप लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ही पार्ट सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। यहाँ पर आपको साइड लेंथ की वैल्यू भी गिवन है और एक ट्राइंगल का एरिया भी गिवन है। तो आपको दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा बच्चों? कुछ समझ गए? देखो ये वाला थ्योरम लगेगा, ये देखो। तो ये वाला थ्योरम जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब वो क्या है यहाँ पर देखते रहो। यहाँ पर ट्राइंगल पीक्यूआर का मतलब बेसिकली ट्राइंगल डीईएफ, ये हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो थ्योरम है, मैंने एज इट इज आपके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों? वी आर गोइंग टू गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यानी 54 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया आएगा ना, इसका जो भी एरिया आएगा इसे मैं कैपिटल ए से एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 54 अपॉन ए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ट्राइंगल एबीसी का साइड लेंथ यानी बीसी का रेशो लेंगे ट्राइंगल डीईएफ का साइड लेंथ यानी ईएफ के साथ, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर क्यों लिया? ये देखो ना आपका थ्योरम क्या कह रहा है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर BC का मतलब तो 3 है और EF का मतलब 4 है। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 9 अपॉन 16। और ये पूरा किसके इक्वल है बच्चों? तो ये पूरा 54 अपॉन A के इक्वल है। यहां से जैसे हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो A विल बी इक्वल टू 54 इंटू 16 अपॉन 9। यहां से कैंसिल कर दो तो ये बनेगा 6 इंटू 16। दैट मीन्स ये फाइनली आपका आंसर आ गया 96। अब 96 का मतलब ये हुआ कौन से वाला ऑप्शन? 96 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे बच्चों, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखो। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन भी गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों? इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC एज सो वन इन द फिगर। देखो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होने की बात कर रहा है। मोर ओवर ये वाला एंगल कॉमन एंगल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर यहां पर ये कंक्लूजन तो हम डेवलप कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। समझे? ये तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन इस कंक्लूजन की जरूरत क्या है? जरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं आपसे पूछा क्या हुआ है। इन्होंने आपसे CE का लेंथ पूछा हुआ है, CE इज इक्वल टू क्या आएगा वो पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखना, जो साइड लेंथ आपको पता है उनको 1 बाय 1 मैं लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो यहाँ पर AB का मतलब होने वाला है 3 + 2 यानी 5। एक बार चेक करो। अब देखो तुम्हें निकालना है CE को मैं x मान लेता हूं, x सेंटीमीटर। तो यहां से बेसिकली AC की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? सो AC विल बी 3 + x सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तो आपका ट्राइंगल ABC में से हमने डाटा निकाला। अब जरा ट्राइंगल ADE में देखो, तो ट्राइंगल ADE में देखोगे तो यहां पर AD का मतलब 2 सेंटीमीटर और AE का मतलब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तो डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहां पर हम लोग इन ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशो देखने वाले हैं। तो क्या होने वाला है? ट्राइंगल ABC से अगर हम बात करें तो यहां पर अगर मैं साइड लेंथ AB लूंगा तो ट्राइंगल ADE में से मुझे AD साइड लेंथ लेना पड़ेगा। फिर ऐसे ही यहां पर मैं ट्राइंगल ABC में से अगर साइड लेंथ AC लूंगा तो फिर मुझे ट्राइंगल ADE में से क्या लेना पड़ेगा? AE लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो क्लियर है सभी को। अब चलते हैं जरा यहाँ पर डाटा पुट कर देते हैं जो भी हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो ये तो 5 और AD का मतलब 2 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों। तो यहां से AC का मतलब क्या आने वाला है? तो 3 + x, और फिर उसके बाद AE का मतलब यहां हमने 3 लिखा हुआ है पहले ही। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 15। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 6 + 2x। साइड चेंज कर लो, 15 - 6 यानी 9 अपॉन 2। नाउ दैट इज इक्वल टू x। कहने का मतलब x की वैल्यू आ गई 4.5 इन सेंटीमीटर्स।
तो 4.5 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 तो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी ट्राइंगल में से ही है। क्या बोला हुआ है बच्चों, जरा पढ़ लेते हैं। यहां पर एक ट्राइंगल PQR के बारे में बात की गई है, जिसमें PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR भी दे रखा है और PR भी दे रखा है। आपको एंगल R निकालना है। भाई सुनना ध्यान से, यहां पर PQ नाउ दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR now that is equal to 8 सेंटीमीटर and PR now that is equal to 6 सेंटीमीटर। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं QR का स्क्वायर करूं और फिर PR का स्क्वायर उसमें ऐड कर दूं, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करूं, मतलब 64 प्लस 36, now that means it is coming as 100। बात समझ आई? अब जरा PQ का स्क्वायर करो तो PQ ये रहा, यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी 100। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ बच्चों, कि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात की गई है, जहां पर PQ आपका हाइपोटेनियस बनने वाला है, तो अपने आप एंगल R क्या होने वाला है, तो एंगल R यहां पर राइट एंगल होने वाला है, मतलब 90 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ इस क्वेश्चन। कहने का मतलब ऑप्शन डी, जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, इन द गिवन फिगर आपके सामने है। यहां पर ट्राइंगल ADE कहां पर दिख रहा है, ये बड़े वाला ट्राइंगल ADE है, और यहां पर ये किसके सिमिलर बोला हुआ है, ABC के। ये रहा आपका ABC ट्राइंगल। यहां पर AE का मतलब 10 सेंटीमीटर है, BC का मतलब यानी ये रहा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पर DE का मतलब यानी ये रहा जी आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपको AC का मतलब बताना है, यानी ये बताना है आपको। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखना ध्यान से, क्योंकि हमें ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके साइड्स का रेशो लेने वाले हैं। अभी ऐसा हमने किसी और क्वेश्चन में भी किया था। कौन से क्वेश्चन में किया था? ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मैं AC साइड लेंथ लूंगा तो इसका रेशो मुझे लेना पड़ेगा AE के साथ। ठीक है, और फिर यहां पर इसके बाद हम लोग BC का रेशो ले लेंगे, किसके साथ, तो DE के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो वैल्यूज आपको पता है उनको पुट कर दो। तो यहां पर क्या क्या वैल्यू पता है आप लोगों को बच्चों, तो यहां पर AC का मतलब ये तो हमें नहीं पता, वो तो मैंने X लिखा हुआ है, और AE का मतलब क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, BC का मतलब 3.5 और DE का मतलब 7। समझे कि नहीं? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बस अपना काम कर लो। तो X विल बी इक्वल टू 10 इंटू 0.5। अब ये 0.5 कहां से आया, 7 5 सा, और यहां डेसिमल दिख रहा है तुम्हें। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनली, तो ये बनेगा 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ऑप्शन बी में एक बार ताक झाक कर लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज गिवन एज दिस। तो यहां पर इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन आपको दिख रहा होगा, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये कब आता है बच्चों, कंडीशन याद है आपको, ये देख लो, कंडीशन आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक है, मतलब A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2 विल बी इक्वल टू C1/C2, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। तो यहां पर अपने गिवन इक्वेशंस में से, यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो A1 क्या आएगा 3, B1 क्या आएगा बच्चों तो 2, और C1 क्या आएगा, साइड चेंज करके लिखना है तो -4 आ जाएगा। समझे, 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। अच्छा, यहां से दूसरे वाले इक्वेशन पकड़ो, यानी A2 ये आपका 6, B2 यानी -k, और C2 यानी -8। तो जैसा कि मैंने बताया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब चलिए इसका यूज करते हैं। तो यहां पर A1 यानी 3/A2, B1 यानी 2/B2, समझे, B1/B2, नाउ दैट विल बी इक्वल टू C1/C2। क्लियर है बच्चों, या तो इसको कंसीडर कर लो या फिर सेकंड वाले और थर्ड वाले को कंसीडर कर लो। तो मैं इसको ही कंसीडर कर लूंगा, तो यहां से बनेगा 3/6, नाउ दैट इज इक्वल टू 2/-k। यहां से सिंप्लीफिकेशन करोगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2 × 6/3, तो ये बनने वाला है 2 × 2, यानी ये बनने वाला है 4।
कहने का मतलब k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो -4k की वैल्यू आने वाली है। दैट मीन्स कौन से वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में एक बार चेक करो, ऑप्शन ए में यही दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें क्या करना है हमें, यहां पर पहले क्वेश्चन में, यानी दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे इस स्क्रीन पे, तो पहले वाले क्वेश्चन में यानी ऊपर वाले में देखो आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, कहने का मतलब दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो यहां पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। एक काम करिए, मैं डायरेक्टली दोनों को ऐड करने वाला हूं। तो जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा, मतलब मैं लिखूंगा ऑन एडिंग, ठीक है। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगा ना, वाई वाला कट जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर x प्लस वाई और यहां पर x माइनस वाई, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 0 प्लस x, यानी ये मिल गया। यहां से x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। इसके बाद जो भी x की वैल्यू आपको मिली है उसे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो। तो यहां पर जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहां पर x की जगह 3 पुट करोगे, यानी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। कहने का मतलब x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही। यहां पर देख लो, ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 13 में क्या बोला हुआ है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। बेसिकली क्या होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। देखो इंटरसेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। पैरेलल, नो सॉल्यूशन, समझे। ऑलवेज कोइंसिडेंट, अब कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात हो गई, लेकिन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। अब क्वेश्चन में क्योंकि आपसे बोला हुआ था ना कि जो भी आपकी लाइन है उसका जो सिस्टम बनने वाला है वो कंसिस्टेंट होने वाला है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कहने का मतलब यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 13 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स इज गिवन एज ₹45। फिर ऐसे ही 3 पेन्स और 4 पेंसिल का भी कॉस्ट दे दिया। फिर आपसे बोला गया है कि यहां पर जो भी इक्वेशंस बनेगी उसे आप लिख कर दिखाइए। देखिए, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इसे मैं x रुपीज मान लूं, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल यानी एक पेंसिल के कॉस्ट को मैंने y रुपीज एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहां पर डाटा के अकॉर्डिंग देखो 2 पेन्स और 3 पेंसिल्स, कहने का मतलब 2x प्लस 3y दैट शुड बी इक्वल टू 45। अब यहां पर 3 पेन्स यानी 3x प्लस 4y, क्योंकि 4 पेंसिल है, तो यहां पर दैट शुड बी इक्वल टू 50। अब एक बार अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं, 2x प्लस 3y यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब बी वाले में या डी वाले में से कोई ठीक होगा, लेकिन जैसे कि मैं बी वाले में देख रहा हूं, यहां पर ये सेकंड वाला इक्वेशन भी मैच कर गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी यहां पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े क्वेश्चन 15 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 15 आपके सामने बच्चों। यहां पर क्या बोला हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, और यहां पर एंगल AOP की वैल्यू आपको 30 डिग्री दिख रही है। एंगल AOP यानी देखो AOP ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहां पर एंगल AP भी आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले एक बात सुनना ध्यान से, इससे पहले कि हम आगे बढ़े बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो ट्राइंगल AOP आपका है, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BOP। बात समझ आई कि नहीं, कैसे हुआ, यहां पर देखो एंगल A और एंगल B क्या होगा, राइट एंगल होगा, समझे। OP क्या हुआ, कॉमन हुआ, और यहां पर OA एंड OB क्या है, तो रेडियस है, यानी ये भी इक्वल होंगे। तो बस यहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका फायदा उठाएंगे, क्या फायदा उठाएंगे बच्चों, कि एंगल AOP, ठीक है, दैट विल बी सेम एज एंगल BOP। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो गई, तो क्या हुआ, फायदा ही तो है। अच्छा, मोर ओवर यहां पर अगर मैं एंगल OPA निकालूं, सो दैट विल बी सेम एज एंगल OPB। बात समझ आ रही है, इसका ध्यान रखना, हमें बाद में यूज भी करना है। अगर मैं ट्राइंगल OAP की बात करूं, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल O की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 30 डिग्री, और एंगल A की वैल्यू क्या है, तो 90 डिग्री।
इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें एंगल P ऐड कर दूं, अब देखो ट्राइंगल OAP है ना, तो इसमें एंगल P का मतलब होगा एंगल OPA, ठीक है। तो अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या मिलने वाला है, तो ये आपको 180 डिग्री देने वाला है बच्चों, समझे। अब जरा यहां से एंगल OPA की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगी बच्चों, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, समझे। 30 प्लस 90 यानी 120, हमने साइड चेंज कर दिया, तो फिलहाल यहां पर 60 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ एंगल OPA। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एंगल APB, ठीक है। तो एंगल APB क्या बन जाएगा, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो ना, यहां पर दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं और यहां पर एंगल OPA की वैल्यू आपने अभी निकाली है यानी 60 डिग्री। कहने का मतलब 2 टाइम्स 60 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का मतलब ऑप्शन डी एक बार चेक तो करो, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। यहां पर क्या बोला हुआ है आपसे, यहां पर बोला हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। तो आपका कोई सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस भी इसने आपको दिया हुआ है, यहां पर सेंटर हो जाएगा, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और यहां पर जो भी टेंजेंट इसके ऊपर बनाया गया है वो आपका 12 सेंटीमीटर लेंथ का है। देन द डिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्कल इज, देखो यहां से कोई पॉइंट होगा जिसका आपने टेंजेंट देखो इस तरीके से मान लो ड्रॉ किया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसे पॉइंट P माना जाए, इसे पॉइंट Q माना जाए और इसे पॉइंट R मान लिया जाए, तो यहां पर देखना ध्यान से, ये तो आपको पता है कि ये आपका इन्होंने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको पता है यहां पर राइट एंगल बनेगा। तो अब आपको बेसिकली RP साइड लेंथ निकालना है जो भी ट्राइंगल आपके सामने है। तो यहां पर कौन सा थ्योरम, कुछ समझ आया, बौधायन थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो भी रिजल्ट था ना वही बौधायन ने दे दिया था, लेकिन पाइथागोरस से बहुत पहले, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मैं ट्राइंगल PQR में यही थ्योरम अप्लाई करूंगा जिसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है कि PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी ये बनेगा 25, ये बनेगा 144 यानी ये बनेगा 169। तो यहां से ये तो पूरा PR स्क्वायर की वैल्यू है, सो दैट मींस PR क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169 यानी 13। तो 13 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी एक बार चेक करो बच्चों, ये रहा जी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। तो ये भी गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और क्वेश्चन 18 भी इसी पेज पे है। चलिए अच्छी बात है, तो सॉल्व करते हैं जरा इनको वन बाय वन। तो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स इज अ, देखो ध्यान से डायग्राम बना रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। देखो बेटा, अगर ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है और यहां पर दो पैरेलल टेंजेंट्स की बात की गई है। तो एक टेंजेंट ये है, मान लो T1, और एक और टेंजेंट है जो कि इसी के पैरेलल होने वाला है। यहां पर थोड़ा सा मैं इनको इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका T2 दूसरा वाला टेंजेंट है। तो यहां पर जो इनके कांटेक्ट पॉइंट्स है ना, यानी मान लो यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका Q है, ठीक है। तो अब जैसे इसने क्या बोला हुआ है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स इज, यानी अगर PQ को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बना ये क्या है, तो आप कभी भी ये काम करके देखेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा ये आपका डायामीटर ही होगा। डायामीटर का मतलब ऑप्शन ए चेक कर लो, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन द फिगर आपके सामने है एक ट्राइंगल EBD। तो ट्राइंगल EBD, यहां पर E, यहां पर B और यहां पर D। तो ये ट्राइंगल EBD इज कंस्ट्रक्टेड सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC ये रहा आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर स्केल फैक्टर क्या होने वाला है, तो B1 B2 B3। कहने का मतलब स्केल फैक्टर यहां पर 3/2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन सी, यहां पर चेक करिए, ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज करेक्ट। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन 19 की तरफ। तो क्वेश्चन 19 ये रहा आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब यहां पर क्या बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट इज। देखो यहां पर ये रहा आपका सर्कल, ये रहा आपका सर्कल जिसका रेडियस भी आपको दिया हुआ है। अब यहां पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है
वो एक्सटर्नल पॉइंट आपके सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूर है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं। सुनना ध्यान से, पेयर ऑफ टेंजेंट वो तो बनता रहेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट अगर मैं P मान लूं तो ये पॉइंट आपके सर्कल से 5 सेंटीमीटर दूर है। मान लो यहां पर कोई पॉइंट Q है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर इन्होंने दिया हुआ है। अब यहां पर सर्कल का सेंटर यहां पर होगा और इसका रेडियस आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अगर सर्कल के सेंटर को मैं R से डिनोट कर दूं बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें क्या निकालना होगा, तुम्हें R से P का डिस्टेंस निकालना है, मतलब लेंथ RP निकालना है। समझे कि नहीं? देखो यहां पर पढ़ो ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट को हमने P बोला, समझे, और सेंटर यहां पर क्या हो गया, तो R हो गया। तो कहने का मतलब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है RP, मतलब ये क्या हो जाएगा डायग्राम के हिसाब से RQ प्लस QP। तो यहां पर क्या बनने वाला है बच्चों, RQ यानी 4 प्लस 5 यानी ये बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर का मतलब ऑप्शन सी एक बार चेक कर लो, यानी क्वेश्चन नंबर 19 तो गया, ऑप्शन सी हमको आंसर देकर चला गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 20 में क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू द पॉइंट A दैट इज -2,3। देखो ध्यान से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया है तो ऑप्शन मार्क करो, नहीं तो मैं समझाता हूं, देखना ध्यान से। यहां पर ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पर जो पॉइंट है ना वो है आपका -2,3, यानी यहां पर कहीं -2 और यहां पर कहीं 3, कहने का मतलब ये रहा, और ये -2, तो यहां से ये आपका पॉइंट A बन जाएगा बच्चों। बात समझ आई? अब पॉइंट A का डिस्टेंस तुम्हें कहां से निकालना है, तो y एक्सिस से निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 यूनिट्स, समझे कि नहीं, ये 2 यूनिट्स आएगा। तो 2 यूनिट्स का मतलब ऑप्शन बी एक बार चेक कर लो, ऑप्शन बी आपको ये दिख रहा होगा, समझे। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं, इनका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, समझे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है बच्चों। अब सुनना ध्यान से, यहां पर जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो मिड पॉइंट हमने निकाला इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, ठीक है बच्चों। अब ये इन्होंने किसके इक्वल दिया हुआ है, तो 4,5 के इक्वल दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे ये तो 4 ही आने वाला है, मतलब 4 विल बी इक्वल टू 4। कहने का मतलब दोनों ही पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम आने वाले हैं, वो तो सेम आने भी थे, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो 5 प्लस a/2 इज इक्वल टू 5, यहीं पर a की वैल्यू छुपी हुई है ना, इसलिए हमें y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस a विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5, नाउ दैट इज 10। तो यहां से क्या बनेगा, a विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5 मीन्स 5। तो 5 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को भी देख लेते हैं। तो 22 में बोला हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन का मतलब हुआ 0,0, ठीक है, इसे हम O से डिनोट करते हैं। So डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट A। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं, आपको यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या होता है फॉर्मूला, अपनी स्क्रीन पे देखो, ठीक है, यानी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, तो चलिए जरा काम शुरू करते हैं। तो OA का मतलब बनेगा अंडर रूट ऑफ p माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस q माइनस 0 होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसे हम यूनिट्स में लिखना प्रेफर करते हैं। फिलहाल हमारे ऑप्शंस में यूनिट्स तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या हुआ, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। कहने का मतलब यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। देखो ट्राइंगल के वर्टाइसेस अगर आपको गिवन हो, मतलब कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन हो, तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो अब आपकी स्क्रीन पे दिखना शुरू हो गया होगा, समझे। तो चलिए इसी फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करते हैं और अपना एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां पर एरिया क्या बनने वाला है, 1/2
और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब x1, समझे। अब x1 का मतलब लिखना शुरू कर दो, यानी 0 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, समझे, यानी 0 माइनस 4 प्लस x2 का मतलब 2 है, समझे। अब यहां पर क्या होगा, y3 माइनस y1, समझे, प्लस अगला क्या होगा x3 इंटू y1 माइनस y2। कुछ समझ आया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो 1/2, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 2, और ये क्या बनेगा, ब्रैकेट में से भी 2 आएगा और ये भी 0 होगा, तो फाइनली क्या मिला, हाफ इंटू 4 यानी 2 आ जाएगा। अब 2 का मतलब 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट्स में क्यों लिखा, क्योंकि एरिया है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी को एक बार चेक कर लो, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहां पर आपको ये प्यारा सा एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 49। जैसे ही स्क्वायर को हटाओगे x प्लस 1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 49 विद प्लस माइनस, देखो ऐसे, समझे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 7। यहां से एक बार प्लस 7 ले लो और एक बार माइनस 7 ले लो, तो ये रहा प्लस 7, ये क्या देगा आपको, समझे। और यहां पर अगर आप इसे माइनस 7 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x क्या देगा आपको, -8। तो आपके ये दो आंसर आ गए। कहने का मतलब x की वैल्यू 6 एंड -8, तो 6 एंड -8, 6 एंड -8, यानी पहला ऑप्शन चेक करो, 6 एंड -8। नजरों का धोखा ना हो जाए, एक बार आप ऑप्शन बी में भी देख लो, यहाँ 8 एंड -6 दिया हुआ है, तो नजरों का धोखा ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। यहां पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ना रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स निकालने के लिए आप लोग सिंपली क्या काम करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 इन्होंने दिया हुआ है, पूरे में से x कॉमन है तो ले लो कॉमन, हमने ऐसे किया। इसका मतलब ये हुआ या तो x 0 होगा या x माइनस 4 वाला 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू 0 तो आ ही रही है, यहां से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, 0 एंड 4, 0,4, तो 0 एंड 4 आप देखो जरा लास्ट वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। कहने का मतलब 25 का ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 26 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई सुनना ध्यान से, अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जो कि देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, समझे। अब इस फॉर्मूले से यानी इस कंसेप्ट से अपने क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन को कंपेयर करिए और चलिए अपना डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं। तो यहां पर d क्या आएगा, b² मतलब x का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, लेकिन आपके इक्वेशन में तो x का कोई कोफिशिएंट दिख नहीं रहा। मतलब अगर आप चाहें तो अपनी इक्वेशन को रीराइट ऐसे कर सकते हो, ax² प्लस 0x माइनस c इक्वल टू 0। अब यहां से आपको b की वैल्यू समझ में आ गई होगी, यानी वो 0 ही है। तो दैट मीन्स 0² माइनस 4a इंटू c। अब c मतलब माइनस c यहां पर हो जाएगा, तो ये बनेगा फाइनली आपका 4ac। अब 4ac कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी एक बार चेक करो, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी यहां पर सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब जरा 27 क्वेश्चन को भी देखते हैं, वो भी आपके इसी पेज पे इन्होंने दिया हुआ है। तो यहां पर बोला हुआ है कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ना इक्वल रूट्स हैं। देखो यहां पर आपको मेंशन करके दिया हुआ है इसके ना इक्वल रूट्स हैं, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। अब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है बच्चों। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा 4² माइनस 4ac, समझे कि नहीं, ऊपर बता रखा है मैंने b² माइनस 4ac। अब इसको कैलकुलेट करना है मुझे फाइनली, तो यहां पर अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो अंदर मिलेगा 4 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से 4 माइनस के नाउ दैट इज इक्वल टू 0 विल इंप्लाई दैट k विल बी इक्वल टू 4। यहां से मैं यहां पर आ गया, k की वैल्यू 4 होने का मतलब ऑप्शन डी एक बार चेक करो, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 28 आपके सामने। तो यहां पर एक ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको 2 sin A इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो एंगल A आपको पता करना है। भाई सुनना, अगर 2 sin A इज इक्वल टू √3 है
तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सो दैट विल बी √3/2। तो मतलब एंगल ए क्या हो जाएगा? सो ऑटोमेटिकली एंगल ए 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। यहां पर ट्राइंगल PQR इज अ राइट ट्राइंगल और एंगल R आपको दिया हुआ है और फिर आपको इसकी वैल्यू बतानी है। भाई सुनना, यहां पर क्योंकि पहले ही मेंशन किया हुआ है कि आपका जो भी ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है और एंगल R 90 डिग्री है, यानी इस तरीके से कुछ आपका ट्राइंगल बनने वाला है। ये आपका एंगल R यानी राइट एंगल, ये आपका P और ये Q हो गया। ठीक है, अब सुनना, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, लेकिन अगर एक एंगल आपका पहले से ही 90 डिग्री है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एंगल P प्लस एंगल Q ये भी क्या होगा? एंगल P प्लस एंगल Q बोला है मैंने, तो ये 90 डिग्री होने वाला है। अब इस चीज को अपने क्वेश्चन में यूज करो, इसके बाद इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में लेके चलो। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कॉस ऑफ P प्लस Q, लेकिन P प्लस Q तो हमने अभी निकाला यानी 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ये तो हमें याद होना चाहिए ना। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? यानी 0। समझे? तो 0 का मतलब यहां ऑप्शन ए आपको सही दिख रहा होगा, ऑप्शन ए को मार्क कर दो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो यहां पर आपसे वैल्यू पूछी गई है इस चीज की। अगेन tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो ये तो √3/2 होती है। ठीक है ना, यहां पर इनका स्क्वायर करके हमें डिफरेंस फाइंड कर लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां पर बनेगा 1 स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। समझे? ये बनेगा 1 - 3/4। एलसीएम ले लो यानी 1/4 यानी ऑप्शन बी एक बार चेक कर लो, ये रहा जी आपका आंसर। ठीक है बच्चों, यानी क्वेश्चन 30 भी गया। क्वेश्चन 31 को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको अगर ध्यान हो बच्चों, साइन थीटा को हम अगर कॉस की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वाला हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं। साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं यहां पर थीटा की जगह पे 59 डिग्री डाल दूं, जैसे ही मैं ये काम करूंगा तो ये बनेगा साइन 59 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। समझे? तो ये बन जाएगा 31 डिग्री। अब अगर इस बात को अपने क्वेश्चन में आप लोग इस्तेमाल करें तो ये ब्रैकेट के अंदर पहले से ही cos 31 डिग्री है और sin 59 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी यहां पर फाइंड की है, यानी ये आपका cos 31 डिग्री होने वाला है। मतलब आंसर 0 आने वाला है। मतलब ऑप्शन ए में चेक कर लो, ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर क्या बोला हुआ है? द हाइट ऑफ अ ट्री इज 10 मीटर। अच्छी बात है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द ग्राउंड इज 45 डिग्री, तो आपको लेंथ ऑफ द शेडो फाइंड करना है। इसका मतलब जैसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये आपका ट्री हो गया मतलब 10 मीटर्स, और यहां पर ग्राउंड से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है, दैट मीन्स 45 डिग्री। देखो इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। तो आपको लेंथ ऑफ शेडो बताना है। अगर ट्री को मैं ए बी बोलूं तो यहां पर बीसी क्या बन जाएगा? ये आपका लेंथ ऑफ शेडो, यही आपको फाइंड करना है। तो इस वाले ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल यानी ट्राइंगल एबीसी में, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज करूं, कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं BC अपॉन AB मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल। एंगल क्या है? तो 45 डिग्री। समझे? BC आपने x माना, AB आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। कहने का मतलब ट्री का जो हाइट है, लेंथ ऑफ ट्री, तो यहां पर ये cot 45 की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। यहां से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 10 मतलब 10 मीटर्स। अब 10 मीटर्स यानी आपको शेडो का लेंथ मिल चुका है, लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है ना, तो ये शेडो लेंथ है। अपने ऑप्शंस को एक बार चेक करो तो आपके ऑप्शन में 10 मीटर, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा बच्चों। ये रहा जी ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 33 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या बोला हुआ है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स इज 16। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहां पर कितने ऑब्जर्वेशन है एक बार ये तो देख लो, 1 2 3 4 5, यानी यहां देखो लास्ट में 20 भी तो है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पर कितने हैं बच्चों? तो 5 है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का अगर मैं सम निकालने लगूं तो 12 + 15 + x +
19 प्लस 20, तो ये क्या आने वाला है बच्चों? तो ये बनने वाला है 12 प्लस 15, यानी ये आपका 27 प्लस x प्लस ये आपका 39, तो ये बनने वाला है आपका 66 प्लस x। एक बार चेक करिए मेरी बात क्लियर है या नहीं। क्लियर है सभी को? अब क्योंकि इसने अर्थमेटिक मीन आपको दिया हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है। यहां पर इसकी वैल्यू 16 है, यहां पर हमने ये निकाला 66 प्लस x, और यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? तो 5 है। तो यहां से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 66 प्लस x, मतलब x इक्वल टू 80 माइनस 66, मतलब कितना आ गया बच्चों? ये 14 आ गया। 14 का मतलब ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन ए ये रहा आपके सामने आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है बच्चों। यहां पर क्या बोला गया है? द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। देखो यहां पर आपको क्लास इंटरवल तो गिवन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यहां पर आपका 0-5 हो गया, ये आपका 5 से 10 हो गया, ये आपका 10 से 15 हुआ, ये आपका 15 से 20, और ये आपका 20 से 25 हुआ। एक्स आई निकालकर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, डायरेक्टली अपना फ्रीक्वेंसी लिखिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 8, 14, 10 और 2। अब यहां पर CFI लिख दो बच्चों, तो ये क्या आएगा आपका? तो 4, और यहां पर आपका बनेगा 12, और ये 26, और ये 36, और ये 38। इन सबको ऐड करो तो n/2 वैल्यू क्या आने वाली है? 38/2 यानी 19। अभी जो 19 है ना, इससे जस्ट बड़ा CFI क्या है? तो 26 है। तो इसका करस्पॉन्डिंग यहां पर क्लास इंटरवल आपको दिख रहा होगा, तो मीडियन क्लास यही हो गया, मतलब इसका लोअर लिमिट आपको दिख रहा है बच्चों। तो लोअर लिमिट क्या होने वाला है मीडियन क्लास के लिए? यहां पर 10 होने वाला है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है बच्चों, सो बस 10 इज द आंसर, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। ये रहा जी 35 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है? द अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ अ डाटा आर गिवन। ठीक है, तो आपको मीडियन निकालना है। वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, आपको याद है? अगर हाँ तो बढ़िया, और नहीं तो स्क्रीन पे देखो आपके सामने ये रहा जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना काम हम करने वाले हैं। तो यहां पर मोड का मतलब क्या है? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में मोड का मतलब 12 बोला हुआ है, और 3 टाइम्स मीडियन, ये तो हमें निकालना है। मीडियन को अगर मैं कैपिटल एम बोल दूं तो -2 टाइम्स मीन, और मीन क्या है? तो यहां पर 24 है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या बनने वाला है? 12 प्लस 48। इतनों को समझ आया कि ये मैंने क्या किया? ये देखो 2 से 24 को मल्टीप्लाई किया, 48 आएगा, साइड चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पर आके पॉजिटिव हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आपका आने वाला है 60। नाउ दैट इज इक्वल टू 3m। तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी? 60/3 यानी 20। 20 का मतलब ऑप्शन सी, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस आपको पता है। सुनो, अगर स्फीयर होता है तो उसका पूरा एरिया क्या आता है बच्चों? तो 4πr² आता है, समझे? लेकिन यहाँ हेमिस्फीयर है तो उसका अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया देखूंगा तो वो बनेगा आपका 2πr², समझे? और जो उसके ऊपर वाला पोर्शन होगा उसका एरिया क्या बनेगा? πr²। आपको समझ आया? ऊपर वाला पोर्शन देखो, इस तरीके से आपका हेमिस्फीयर होने वाला है ना, तो जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो आपका 2πr² बनेगा, और ये आपका एक तरीके से बेस की तरह दिखेगा ना, तो ये आपका सर्कल की तरह होगा, यानी πr²। दोनों को ऐड कर दो, क्या आने वाला है? 3πr²। वैसे फॉर्मूला है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डायरेक्टली याद रहा होगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 37 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कोन फॉर विच एरिया ऑफ द बेस इज 45 cm²। देखो आपके पास कोई कोन है, ये रहा जी कोन आपके पास, ठीक है, और यहां पर इसका जो बेस है ना, उसका आपको एरिया दिया हुआ है। अब नॉर्मली अगर इसका रेडियस r हो तो यहां पर बेस का एरिया यानी πr² आपको 45 दिया हुआ है, और इसका हाइट भी आपको दे रहा है यानी 10 सेंटीमीटर, समझे? तो आपसे पूछा क्या हुआ है? आपसे पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 इंटू πr²h, समझे? तो ये रहा 1/3 और πr² यानी, समझे, 45 ये रहा,
और इंटू एच यानी 10। देखो ये रहा, समझे कितना प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर सिंप्लीफाई कर लो तो 15 इंटू 10 यानी 150। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहां पर चेक करो आपका ऑप्शन बी यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन 38 ये रहा, आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या बोला गया है बच्चों, A metallic solid cone is melted to form a solid cylinder of equal radius। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपका जो रेडियस होने वाला है वो सेम होने वाला है, मतलब बेस का रेडियस। देखो इस तरीके से आपका ये कोन है, ठीक है, और इसका जो भी रेडियस है अगर वो r है तो यहां पर जरा मैं सिलेंडर बना दूं, रफली जैसा ही बना रहा हूं, मान लेना भैया यही सिलेंडर है आपका। तो यहां पर इसका रेडियस ये भी क्या दे रखा है, इन्होंने r दे रखा है। अब तुम्हें इसको मेल्ट करके ये बनाना है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, समझे कि नहीं। तो यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होने वाला है बच्चों, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। और सिलेंडर के हाइट को अगर मैं h बोलूं, समझे, तो इस तरीके से। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कोन के हाइट को कैपिटल H बोला जाए तो देखो इस तरीके से आपको कंडीशन मिल जाएगी। यहां पर ये पाई और आर स्क्वायर तो कटेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, 3 इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H। अब यहां पर तुम्हें क्वेश्चन में ना सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है और आपसे कोन का हाइट पूछा हुआ है। कोन का हाइट मतलब कैपिटल H, समझे। तो चलिए अपना काम शुरू करिए। तो कैपिटल H इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल h विच इज 6, मतलब 18 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन डी एक बार चेक करिए, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े क्वेश्चन 39 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 39 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें करना क्या है। द पेरीमीटर ऑफ द राइट सिलेंडर। बेटा एक बात सुनना, सिलेंडर का कोई पेरीमीटर होता नहीं है। यहां पर मेंशन करना चाहिए था कि द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे बोल देता। बेस का पेरीमीटर हो सकता है क्योंकि बेस में आपका क्या है, सर्कल है, समझे। अदरवाइज सिलेंडर का कोई पेरीमीटर नहीं होता है बच्चों। तो यहां पर अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में आपका सर्कल है यानी 2 पाई r, समझे। ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस। किसका बेस, ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है यानी 44 सेंटीमीटर। और इसका हाइट भी आपको दे रखा है, मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है। तो वो क्या होगा, 2 पाई आर एच, समझे। लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच। यहां पर इसकी वैल्यू 44 और इसकी वैल्यू 5 यानी h की वैल्यू 5 और 2 पाई r की वैल्यू 44। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पर आपका 0 कैरी 2 यानी 22 यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ऑप्शन सी को एक बार चेक करिए, यानी ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 39 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन 40 आपके सामने। क्वेश्चन 40 में हमें एक फ्रस्टम दिया हुआ है और हमें सिर्फ इसका ना वॉल्यूम बताना है। तो यहां पर डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें, हाइट आपको दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू आपको दिख रही होंगी R1 एंड R2। तो यहां पर अगर अपने ऑप्शंस को हम देखें ध्यान से, तो पहला ऑप्शन देखो, आपको वैसे ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद होने चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 40 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, तो ऑप्शन ए सही हो गया। So with that, we are going to wind up the session for now. But before I wind up the session, let me introduce you with my mathematics books of class 11th and class 12th. So here we go. यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही हमारी क्लास 11th की मैथमेटिशिया बुक। यानी यहाँ पर 2 बुक्स आपको दिख रही हैं। इस वाली बुक में क्या है, यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट, हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स, हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, समझे। यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुक 13th रिवाइज्ड एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
this book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education. That's why it includes case study questions also. Moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter. क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो दो चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, यानी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर, और चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, ठीक है। और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने डाल के दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक, मतलब क्लास 12 के लिए, और ये क्लास 11 के लिए, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12 के लिए। और क्या है हमारे पास, ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक है, ये वाला, समझे। और ये क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर वाली बुक है, लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द प्राइस डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर इसे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू wind up the session for now. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. Signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.